अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स PSY 611 का लेसन नंबर 5 शुरू करेंगे। आज हम लोग इसमें जो है ना कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स जो कि APA ने हमें बताए हैं। साइकोलॉजिस्ट को 10 एथिकल स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं साइकोलॉजिस्ट को कि आप उनको पर जब भी आपको केस लें तो आप उनको प्लीज़ मद्देनज़र रखें। अगर आप नहीं रखेंगे तो जो है आपका लाइसेंस टर्मिनेट किया जा सकता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों की फ़लाह के लिए हैं, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके साथ जो भी और प्रोफेशनल्स आपके साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ एज ए सोलली काम नहीं करता, उसके साथ सोशियोलॉजिस्ट भी होते हैं और भी काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। साइकेट्रिस्ट भी होता है। तो आपने जब भी एड्रेस कोई भी सिचुएशन को एड्रेस कर रहे हैं तो आपको जो है ना जो इन 10 जो भी ये 10 जो है ना एथिक्स हैं, इनको अपने मद्देनज़र रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो यू विल बी टर्मिनेटेड। सबसे पहले है रिजॉल्विंग एथिकल इशूज, कॉम्पिटेंस, ह्यूमन रिलेशंस, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड कीपिंग एंड फीस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड पब्लिकेशन असेसमेंट एंड थेरेपी। तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें, कुछ नहीं जाता। रिजॉल्विंग एथिकल इशू, सबसे पहले इसमें आ रहा है फर्स्ट पॉइंट क्या है, मिस यूज़ ऑफ साइकोलॉजिस्ट वर्क, कि आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट का काम मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मिस यूज़ नहीं कर सकते। और अगर उसको पता चला तो वो रीज़नेबल स्टेप्स ले सकता है इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए। जो भी आपने मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस प्रेजेंटेशन की है उसके काम की, तो वो कर सकता है, उसको स्टेप्स ले सकता है इसको ठीक करने के लिए। कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, रेगुलेशंस और अदर गवर्निंग लीगल अथॉरिटी। साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकता है, एथिक्स कोड के साथ कमिटमेंट कर सकता है और जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स ले सकता है। और अगर स्टेप्स रिजॉल्व नहीं होते तो फिर वो लॉ के साथ लॉ से रुजू कर सकता है इन मामलात में। कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड्स, इसमें क्या कहते हैं कि इस तरह के अगर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं शुरू, तो जो साइकोलॉजिस्ट को जो भी कन्फ्लिक्ट का जो है नेचर उसको क्लैरिफाई करना चाहिए और अपने कमिटमेंट्स जो है ना वो मेक नोन देयर कमिटमेंट्स टू द एथिक्स कोड। एथिक्स कोड को जो भी उसकी कमिटमेंट है उसको बतानी चाहिए एंड टू द एक्सटेंड फिजिबल, और जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करें एथिक्स कोड को मद्देनज़र रखते हुए। रिपोर्टिंग एथिकल वायलेशंस, साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकता है, अगर किसी भी बंदे की जो भी ना एथिकल, जो भी बंदा कोई भी बंदा या ऑर्गेनाइजेशन जो है ना एथिकल वायलेशन कर रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक्शन ले सकता है इसके हवाले से। मे टेक फर्दर एक्शन, लाइक जो भी एक्शन हो सकता है वो मीटिंग किधर है, स्टेट और नेशनल कमेटीज़ के थ्रू कोई भी इस तरह का एक्शन ले सकता है। और अगर ये स्टैंडर्ड उन लोगों पे अप्लाई नहीं होता जो भी किसी और साइकोलॉजिस्ट का काम रिव्यू कर रहे हैं या उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी राइट्स का कोई इशू होता है, तो फिर ये स्टैंडर्ड तब वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। रिजॉल्विंग एथिकल इशूज, अच्छा वो ये इनफॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ एथिकल वायलेशन। अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट किसी और साइकोलॉजिस्ट के किसी और साइकोलॉजिस्ट के थ्रू जो है ना एथिकल वायलेशन जो है ना उसको वो फेस कर रहा होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको उसकी दूसरे इंडिविजुअल के अटेंशन में लाना चाहिए कि इशू के हाँ भाई मुझे ये मसला आ रहा है एथिकल वायलेशन का, आप ये कर रहे हैं, ताकि फिर क्या हो, if an informal resolution appears appropriate and the intervention does not violate and confidentiality rights that may be involved. आगे है cooperating with ethical committees. साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो एथिक्स इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे, प्रोसीडिंग्स में कोऑपरेट करे और जो भी मसले शसले हों वो अपने जो भी APA जब भी उसको बुलाए तो वो उसके सामने आए और उसको अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों, कुछ भी हों, वो सबमिट कराए उसको। और अगर इन डूइंग सो दे एड्रेस एनी कॉन्फिडेंस, अगर इसमें कोई कॉन्फिडेंशियलिटी इशू वगैरह हो तो फेलियर टू कोऑपरेट इटसेल्फ एन एथिकल। बिल्ली कहाँ से, अच्छा इन डूइंग्स। और अगर उसमें जैसे हमें अभी असाइनमेंट भी मिली थी तो उसमें भी हमें एक यही पॉइंट था जो कि आया था, तो उसमें वो बंदा जो था उसने
सिनेरियो बता रही हूँ जो हमें एग्ज़ाम असाइनमेंट मिली थी कि वो आया और उसने कहा कि मुझे तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज़ थे, इसलिए मैं ये प्रॉपरली जो रिपोर्ट है मैं इसका कंक्लूजन नहीं बता सकता, बेशक आप कुछ भी करें। मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे जो कि जिसने मेरे क्लाइंट है उसने सिग्नेचर भी किए हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में कि मैं ये किसी को नहीं बता सकता। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इशू हो तो फिर ठीक है, लेकिन वैसे आपको कोऑपरेट सारा करना है। बाकी अगर आप कोई चीज़ एड्रेस नहीं कर सकते जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी हो तो आप पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ये सब कुछ करें। इम्प्रॉपर कंप्लेंट्स, साइकोलॉजिस्ट को जो है ना कोई ऐसी जो है ना कंप्लेंट्स को जो है ना इनकरेज नहीं करना चाहिए, अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए जो कि बिल्कुल किसी जो कि फ़ेक हो, मतलब कि जिसमें इग्नोरेंस हो फैक्ट्स की, जो कि बस ऐसे ही बना दी गई हो, उसको पूरी सही से पॉइंट्स का पता ना हो, बस एलिगेशंस पे हो वो कंप्लेंट्स, ट्रूथफुल ना हो वो कंप्लेंट्स। अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कंप्लेनेंट्स एंड रिस्पोंडेंट्स। साइकोलॉजिस्ट को कभी भी जो है ना पर्सन शुड नॉट डिनाई पर्सन एम्प्लॉयमेंट, जो कि इंसान की एम्प्लॉयमेंट, एडमिशन टू एकेडमिक और अदर प्रोग्राम्स और प्रमोशंस बेस्ड solely upon their having made or their being the subject of an ethics complaint। अच्छा, इसमें जो है ना साइकोलॉजिस्ट को कभी भी जो है ना उन लोगों की जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं या एजुकेशन ले रहे हैं या कोई भी और प्रोग्राम्स में दाखिले या तरक्की से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बुनियाद पर कि वो अखलाकियात की शिकायत का शिकार हों। आगे आ रहा है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या है? बाउंड्रीज ऑफ कॉम्पिटेंस के जो भी साइकोलॉजिस्ट है उसको देखें, आपको पता है साइकोलॉजी के भी तमाम आगे सब फील्ड्स हैं, कोई हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, तमाम इस तरह की फील्ड्स है। तो जो भी साइकोलॉजिस्ट है अगर वो कहीं पे काम कर रहा है तो उसको अपने जो भी इस एरिया में वो काम कर रहा है उसको चाहिए कि उसमें वो कॉम्पिटेंट हो, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग हो, प्रॉपर एजुकेशन हो, एक्सपीरियंस हो उसका, फिर ही वो जो है ना वो ट्रेनिंग, फिर वो क्लाइंट पे जो है ना ट्रीटमेंट कर सकता है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन एमरजेंसीज। अब जो है ना जो साइकोलॉजिस्ट है इन्हें किसी भी इमरजेंसी में तो वो काम कर सकता है जहाँ पे कोई और मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल ना हो, फिर तो वो काम कर सकता है। लेकिन जब भी फ़ौरन उसको जो है ना जब भी सर्विसेज अवेलेबल हों तो उसको जो है ना फ़ौरन से पहले डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए अपनी सर्विसेज। मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस। साइकोलॉजिस्ट को क्या चाहिए, उसको जैसे कि आपको पता है कि हर रोज़ नई जो है ना स्टडीज़ आ रही हैं। कभी भी जब हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी तो कितनी सारी न्यू लेटेस्ट स्टडीज़ आती रहती हैं। तो आपको चाहिए कि अपनी जो है ना नॉलेज को, अपनी कॉम्पिटेंस को जो है ना अपडेट करते रहें विद द बेस्ट ऑफ टाइम। बेसिस ऑफ साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल जजमेंट। Psychologist's work is based upon established scientific and professional knowledge of the discipline, के उसको scientific knowledge भी हो, professional knowledge भी हो उसके काम की। डेलीगेशन ऑफ वर्क टू अदर। जब भी वो किसी और को काम देता है, सौंपता है, तो उसको चाहिए कि वो जब भी उसको काम सौंपे तो उसके दूसरे बंदे के ये ना हो कि वो बंदा जो है ना उसका काम पे परफेक्टली जो है ना उसकी ट्रेनिंग ना हो या कॉम्पिटेंस यहाँ ना हो या एजुकेशन ना हो तो आप उस बंदे को काम सौंप दें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बंदे को कहते हैं कि मेरी गाड़ी चला दो, ड्राइविंग कर दो, तो उसको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती और वो गाड़ी जो है ना ठोक दे, तो इस तरह के काम बिल्कुल ना करें आप। उस बंदे को काम दें जिसको काम आता हो। पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। जब भी साइकोलॉजिस्ट अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर हो कि वो जो है ना उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स उसके काम में आ रही हैं जो कि इंटरफेयर कर सकती हैं उसके काम में, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी इंसान है तो उसको भी चाहिए कि वो कंसल्टेशंस ले या अपना काम कुछ अर्से के लिए रोक दे, सस्पेंड कर दे या लिमिट कर दे अपने काम को। अप्रोप्रिएट मेजर्स यही हैं इसमें कि वो कंसल्टेशन ले सबसे पहले और अपने काम को सस्पेंड कर दे या अपनी ड्यूटीज़ को टर्मिनेट कर दे या लिमिटेशन ले आए इनमें। आगे आ रहा है ह्यूमन रिलेशंस, ये पॉइंट थर्ड है जिसका है अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। कभी भी साइकोलॉजिस्ट को जो है ना अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन में इंगेज नहीं होना चाहिए, जो कि हम लोग अक्सर एज ए ह्यूमंस कर रहे होते हैं रिलीजन के बेसिस पे या एज के बेसिस पे, जेंडर या रेस के बेसिस पे। तो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे अपना काम करते हुए। मल्टीपल रिलेशंस। साइकोलॉजिस्ट को अपने क्लाइंट के साथ जो है ना सिर्फ साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट का ही रिलेशनशिप हो और कोई रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने काम से काम रखे। और अक्सर ये देखा जाता है कि मतलब एक फ़िल्म भी आई थी अभी, शाहरुख खान की थी और
थी आलिया भट्ट, हाँ एंड पे वो कहती है कि आपने देखी होगी वो शाहरुख खान साइकोलॉजिस्ट का काम कर रहा होता है, तो एंड पे जो है ना वो दूसरा रिलेशनशिप बनाना चाह रही थी, लेकिन साइकोलॉजिस्ट एज अ साइकोलॉजिस्ट जो है ना आपको मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं बनाने, सिर्फ एक रिलेशनशिप बनाना है क्लाइंट के साथ, उसका ठीक करें, जो भी उसके मसले फसले हैं उसको ठीक करें। सेक्सुअल हरासमेंट में कभी भी आप ना इंगेज हों और अपने क्लाइंट को हार्म कभी भी ना करें, और कोई एफर्ट्स करें ताकि जो भी उनका हार्म हो उनको मिनिमाइज़ कर सके। इन्फॉर्म कॉन्सेंट, कभी भी उनका जो भी थेरेपी करते हुए, काउंसलिंग करते हुए जो भी इंफॉर्मेशन हो वो उनको इन्फॉर्म कॉन्सेंट हो आपको बंदे का, मतलब कि आप उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें, उसकी इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करें, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी राइट्स आपको पास हैं, आप उसकी ये नहीं हर जगह उसकी जो है ना इंफॉर्मेशन लीक करें, ऐसी बात नहीं है। आप उसको उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने हद तक महदूद रखें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो अपना प्रोफेशनल रोल से जो है ना रीफ्रेन करे, अपने प्रोफेशनल रोल से कि अगर कि कहीं पे उसको प्रोफेशनल रोल की ज़रूरत इन जैसे कि पर्सनल कामों में या साइंटिफिक या प्रोफेशनल या लीगल या फाइनेंशियल इन कामों में जो है ना प्रोफेशनल रोल से रीफ्रेन करे, मतलब अपना प्रोफेशनल रोल जो है ना साइड पे रख दे जब ये उसका काम हो, क्योंकि जब वो प्रोफेशनल रोल बीच में लेकर आ जाएगा तो उसकी कॉम्पिटेंस में, उसमें ऑब्जेक्टिविटी पे, उसकी इफेक्टिवनेस पे जो है ना असरअंदाज हो सकता है। तो आपको अपना प्रोफेशनल लाइफ तब जो है ना प्रोफेशनल रोल जो है ना वो साइड पे कर दें प्लीज़। थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज, जब साइकोलॉजिस्ट जो है ना किसी थर्ड पार्टी के थ्रू काम करे तो उसको चाहिए कि वो तमाम एस्पेक्ट्स को क्लैरिफाई कर ले पहले, कि फॉर एग्जांपल इसमें बताई हुई है रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट, के साइकोलॉजिस्ट को क्या आइडेंटिफाई करना है क्लाइंट्स में, प्रॉपेबल यूज़ ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड एक्सेट्रा, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप, कभी भी साइकोलॉजिस्ट को ये नहीं है कि वो जिसके ऊपर भी सुपरवाइजरी हो, किसी को सुपरवाइज कर रहा हो तो वो अपने क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को, सुपरवाइजर्स को, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को या एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करे, उसके पास कभी ये राइट नहीं है कभी भी। एक कॉपरेशन विद अदर प्रोफेशनल्स का, साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो और प्रोफेशनल्स जो उसके साथ काम कर रहे हैं जैसे कि साइकेट्रिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, तो वो उनके साथ कोऑपरेटिव तरीके से काम करे, हार्मनी में काम करे, इससे वो अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व कर सकता है। इंटरप्शन ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज, साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो एफर्ट्स बनाए कि अपनी सर्विसेज को अपने, अगर कि फॉर एग्जांपल अगर उसने कहीं और उसने 3 मंथ्स बाद उसकी ट्रांसफ़र हो जानी है लाहौर से कराची, तो उसको चाहिए कि पहले से ही बता दे और अपने 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 जगह पे कोई और कौन बंदा काम करेगा, तो रीज़नेबल जो है ना एफ़र्ट्स करे अपनी सर्विसेज को फैसिलिटेट करने के लिए कि कैसे बाद में क्या करेगा, कौन आएगा, कौन मेरी जगह आपकी जो है ना काउंसलिंग करेगा, इस तरह के तमाम चीज़ें जो है ना वो करे। अगर साइकोलॉजिकल सर्विसेज इंटरप्ट होने का खदशा हो, ये भी लिखा हुआ है, जैसे कि सच एज साइकोलॉजिस्ट डेथ, इलनेस, अनअवेलेबिलिटी, रीलोकेशन और रिटायरमेंट, और बाय द क्लाइंट, पेशेंट्स रीलोकेशन और फाइनेंशियल लिमिटेशंस, और पेशेंट की भी रीलोकेशन देखी जाए या फाइनेंशियल लिमिटेशंस भी देखी जाए, पेशेंट्स को भी देखा जाए, सिर्फ ये नहीं अपना ही बताएं, पेशेंट्स की भी पूछें कि आपने तो नहीं यहाँ पे ट्रांसफ़र करना, अगर उसकी भी ट्रांसफ़र का हो तो फिर वो साइकोलॉजिकल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेगा, या उसकी जगह कोई और है, कहीं किसी और सिटी में उसका कोई लिंक है, या अब तो ऑनलाइन भी खैर चल रही हैं। साइकोलॉजिकल सर्विसेज डिलीवर टू और थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस, साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम कर रहा है तो पहले वो अपने क्लाइंट को सारी जो भी है ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, एंड दो जो भी या इन सर्विसेज से अफेक्ट हो रहे हैं उनको भी बता दे कि वो इन फॉलोइंग इश्यूज़ को, क्या फॉलोइंग इश्यूज़ हैं नेचर, या उसकी जो भी सर्विसेज वो देगा उसके क्या मकसद है, द इंटेंडेड रिसिपेंट्स या क्लाइंट्स कौन से होंगे, या साइकोलॉजिस्ट का क्या रिलेशनशिप होगा हर एक बंदे के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो भी सर्विस, प्रोबेबल यूज़ ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन, जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या इन्फॉर्मेशन लेगा उसका क्या यूज़ करेगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको, जो भी वो इन्फॉर्मेशन होगी उस ऊपर किसका एसेस होगा, या कॉन्फिडेंशियलिटी क्या लिमिट्स हैं, क्या दायरेकार है, क्या आप इतनी बंदे की इतनी प्राइवेसी कितनी आप लीगल कितनी बता सकते हैं, रिज़ल्ट का जो भी रिज़ल्ट आएगा एंड पे वो आप किस बंदे को बताएंगे।
इफ़ साइको अगर इसमें एक पॉइंट भी है, इफ़ साइकोलॉजिस्ट विल बी प्रिवेंटेड बाय लॉ, अगर किसी लॉ या ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स में है कि आपने जो है ना इंफॉर्मेशन नहीं बतानी किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप को, तो जो है ना साइकोलॉजिस्ट पहले से ही बता देगा कि मैंने जो है ना उस बंदे को या एक ग्रुप को कि मैंने इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आई एम अबाइडेड बाय द लॉ, मुझे लॉ ने मना किया है, मैं लॉ के थ्रू ये काम नहीं करूँगा। जैसे कि क्रिमिनल्स वगैरह हो, या हम लोग इंटरव्यू में देखा गया है कि इंटरव्यूज़ में भी साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए होते हैं, या कोर्ट की हियरिंग्स में या कोई क्रिमिनल केसेस होते हैं तब भी साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए होते हैं, तो तब वो आपको पहले से ही नहीं बता सकते इन्फॉर्मेशन। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।